महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये मनोवैज्ञानिक को सिद्धांतों के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो रहने वाले हैं आपके 5+ अंक जो है निर्धारित कर देंगे, 5 से अधिक अंक आपके पक्के कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी क्लासेज आपकी चल रही हैं, आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? सभी बताइएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? हम बात करेंगे गुडवर्थ की बात करेंगे या गुड की बात करेंगे? सभी लोग बताइए। सीखना विकास की प्रक्रिया का या सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन और किसी का नहीं, आपके गुडवर्थ का कथन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर देखिएगा ध्यानपूर्वक। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं, किसने कहा है? जी हाँ साथियों, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं, किसने कहा था? फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जब भी अतिक्रमण का जिक्र हो, गिलफोर्ड। जी हाँ, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं, अर्थात कहने वाले गिलफोर्ड महोदय हैं। गिलफोर्ड के अनुसार यह परिभाषा है, ठीक है, गिलफोर्ड का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? सभी परिचित होंगे। जब भी सीखने का जिक्र आता है, थार्नडाइक महोदय जी का जिक्र आता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का जिक्र आता है, थार्नडाइक महोदय जी का आपका जिक्र आ ही जाता है, ठीक है। तो सीखने के नियम 3 नियम दिए थे, सभी को पता होगा। पहला मुख्य नियम में आपके 3 नियम हैं, 2 नियम थार्नडाइक ने दिए, एक मुख्य एक गौड़ नियम। मुख्य नियम आपके 3 हैं, सभी जानते होंगे, और गौड़ नियम आपके 5 हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अधिगम की कितनी विधियां होती हैं? सभी फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। अधिगम के कितनी विधियां होती हैं? जी हाँ, अगर आपका जवाब 8 है, बिल्कुल यहाँ पे सही कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, अधिगम की टोटल 8 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, अगर आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसी की गई क्रिया अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? किसी के की गई क्रिया, मान लीजिए आप क्रिया कर रहे हैं और हम आपके जो है समान परिस्थितियों में आपकी क्रिया को उपयोग कर रहे हैं, मतलब किसी की गई क्रिया अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? वही हमारा क्या कहलाता है, सभी परिचित होंगे, कई बार जिक्र कर चुके हैं, क्लास में भी जिक्र कर चुके हैं, मैराथन क्लास में भी जिक्र कर चुके हैं। वह साथियों अधिगम का स्थानांतरण। जी हाँ साथियों, सभी नोट कर लीजिएगा। किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाया जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ईपी पॉलाव किस देश के निवासी थे? सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं आपके, ठीक है, पॉलाव हो गए, स्किनर हो गए, थार्नडाइक हो गए, कोहलर हो गए, जीन पियाजे जी हो गए, ठीक है, ये सारे मनोवैज्ञानिक आपके, इन सारे मनोवैज्ञानिकों का वीएफ स्किनर हो गए, ठीक है, इन किस देश के निवासी हैं, इनका निवास, ठीक है, इनसे निवास के साथ साथ इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत, इनकी जो तिथियां हैं उनको जरूर अपने माइंड पर सारी तिथियों को, सारे सिद्धांतों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब सारी तिथियां, इनके निवास स्थल, इनके स्थान, किस देश के निवासी हैं, इनके संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको पता होंगे, क्योंकि सिद्धांत डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। जब आपको सिद्धांत पते होंगे तो फिर आप जरूर उन सारे प्रश्नों को ठीक है, सटीक तरीके से फीडबैक दे पाएंगे, स्कोर को बेटर कर पाएंगे। तो पॉलाव ईपी पॉलाव की जिक्र हो गया। ईपी पॉलाव किस देश के निवासी थे? सभी परिचित होंगे। जब भी ईपी पॉलाव का जिक्र होता है रूस का नाम आ ही जाता है। जी हाँ साथियों, क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। यह स्टिमुलस की बात करेंगे, अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे, ईपी पॉलाव की बात करेंगे। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, अगर प्रश्न आता है तो ईपी पॉलाव महोदय जी को कहा जाता है। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सभी परिचित होंगे। लार ग्रंथ की बात करेंगे। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? ईपी पॉलाव को कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? ईपी पॉलाव महोदय जी का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है? ईपी पॉलाव महोदय जी का है, ठीक है। तो ये सारे आपको नोट करते जाना है। अगला है, पॉलाव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला? तो अभी हमने बात किया, पॉलाव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? तो पाचन क्रिया पर मिला था। किस क्रिया पर मिला था साथियों? पाचन क्रिया पर ईपी पॉलाव को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1904 में, सन भी याद रखिएगा।
पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत है? अब देखिए, अभी हमने पूरा आपको डिटेल के साथ बता दिया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? ईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। स्नर ने चूहा पर और कोहलर ने चिंपांजी पर। तो पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण आधारित जो सिद्धांत है, अभी हमने बात किया किस सिद्धांत की? शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है। तो पावलोव का जिक्र होता है, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत का नाम आ जाता है। और अगला प्रश्न है, प्यारा सा न्यारा सा प्रश्न है, सभी पीट कीजिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारियों की प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है टीटी एग्जाम को एक ही बार में फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जयस्वाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कौन माने जाते हैं? आपके ईपी पावलोव महोदय जी ही माने जाते हैं, ठीक है। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये दोनों हो जाएंगे आपके ईपी पावलोव महोदय की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है? जी हाँ, जो आपका क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत है, इनमें से जो तत्व है, किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है? तो क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत की अगर बात करें, तत्व की बात करें और सबसे अधिक जोर देने वाले तत्व की बात करें तो वह है साथियों पुनरावृत्ति, ठीक है। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में जिस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है वह है पुनरावृत्ति, नोट कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक दे दी गई ऑलरेडी। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? अब हमें ये पता होना चाहिए कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, तो अपने आप पता चल जाएगा किस पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? सभी जानते होंगे ईपी पावलोव महोदय जी का है। तो किस जानवर पर प्रयोग किया गया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है। तो कुत्ते पर जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कुत्ते पर या कुत्ते जानवर पर प्रयोग किया गया था, वो जानवर का नाम कुत्ता है। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे? जी हाँ, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, जब भी थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, अमेरिकी निवासी हैं। एनिमल इंटेलिजेंस पशु वैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की बुक से इनकी, पशु वैज्ञानिक है, प्राथमिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने मुख्य नियम दिया अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम का नियम, और 5 गौण नियम दिए थे, बहुप्रक्रिया का, मनोवृत्ति का, आंशिक क्रिया का, आत्मक्रिया का, सहचर क्रिया का, ठीक है। तो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक आपके अमेरिका देश के निवासी हैं। अगला है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन किसे कहा गया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में जो प्रकृति का उद्दीपन कहलाता है वह हमारा सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे भोजन। क्या होगा? उद्दीपक मृत मछली है, लेकिन प्रकृति का उद्दीपक यहाँ पे आपका भोजन कहला जाएगा। यहाँ पे जो भोजन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी प्रक्रिया भैया? देखिए, भोजन और लार निकलना दो चीज़ें हैं। भोजन एक आपका स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है और लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया। उद्दीपक और प्रतिक्रिया, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है घंटी। घंटी क्या है? यहाँ पे आपकी कृत्रिम उद्दीपक घंटी है। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। इसके बाद लार निकलना क्या है? यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी। तो स्वाभाविक अनुक्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगी? लार निकलना स्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक प्रतिक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? सभी लोग बताइए। अभी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमने बात किया ईपी पावलोव का जिक्र आया, लेकिन थॉर्नडाइक का जब भी जिक्र आता है तो सभी जानते होंगे थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। हमने आपको बता भी दिया था, बिल्ली म्याऊं म्याऊं जो बोलती है ना घरों में, उसी पर प्रयोग किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? सभी लोग बताइए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो कहलाता है वह उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। किसका कहलाता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। पावलोव ने अपने प्रयोग किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो सभी जानते हैं पावलोव ने अपना जो प्रयोग है कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। यहाँ पे कुत्ता राइट ऑप्शन आ जाएगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहा जाता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत एसआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस सिद्धांत के? थॉर्नडाइक का सिद्धांत एसआर बॉन्ड या एसआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के एस और आर क्या है? आपने पढ़ा होगा एस और आर, थॉर्नडाइक में सिद्धांतों में पढ़ा होगा। तो एस जो होता है वह आपका उद्दीपक होता है। एस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? एस आपका उद्दीपक हो जाएगा
और जो आर होता है वह क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एस उद्दीपक और आर आपकी अनुक्रिया होती है। अगला प्रश्न है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, जब भी संबंध का जिक्र होता है, संबंधवाद का जिक्र होता है, एक ही ऑप्शन आता है, और वो ऑप्शन कौन है सभी फटाफट बताइए। हम बात करेंगे थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। जी हाँ, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, संयोजनवादी का सिद्धांत किसने दिया, एसआर बॉन्ड किसका है, ये सारे आपके थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक के। अगला प्रश्न है थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत सभी परिचित होंगे, प्रयास शब्द। प्रयास शब्द देखिएगा थार्नडाइक का जिक्र आ ही जाता है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का। तो थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है थार्नडाइक के प्रयोग में बिजली के लिए पुरस्कार स्वरूप था, क्या था। बिजली नहीं, यहाँ पे बिल्ली है, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था, सभी लोग बताइए। तो पुरस्कार स्वरूप मृत मछली या कह सकते हैं भोजन। थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था, भोजन था। अगर पिंजरे पर उसका पंजा पड़ेगा, पिंजरा खुलेगा तो उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। अब देखिए थार्नडाइक के नियम को भी आपको डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रकार के अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थार्नडाइक के, यानी किसी भी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तो बार बार शब्द आ गया, बार बार शब्द आ रहा है मतलब आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब बार बार मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बार बार सिलेबस क्यों पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, कभी अभ्यास के तौर पर, कभी प्रैक्टिस सेटअप इसके आगे करेंगे, फिर आपके मॉडल पेपर्स करेंगे। तो ये क्या होता है, मतलब अभ्यास का नियम की बात करेंगे। तो किसी भी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, वह कहलाता है थार्नडाइक के अभ्यास नियम पर यह आधारित है, अभ्यास नियम का हो जाएगा। और थार्नडाइक ने क्या दिया है, थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम दिया है। ये तीनों मुख्य नियम के तीनों भाग हैं, और गौड़ नियम के 5 भाग हैं, जो हम आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। तो अभी हमने बात किया पिछले क्वेश्चन पे प्रभाव, अभ्यास, तत्परता का। तो थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित जो मुख्य नियम 3 हैं और गौड़ नियम आपके 5 है, और ये अक्सर पूछा जाता है, मुख्य नियम गौड़ नियम में से जरूर प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, एक बालक ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। जब भी कुत्ता बालक को देखता है तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी। मतलब क्या होगा, एक बार मार दिया, दोबारा उसे पता चल जाएगा ये मारेगा बच्चा, ये डंडा मारेगा, इसके पास से जाना ही नहीं है। एक बालक ने कुत्ते को डंडे मारकर भगा दिया, अब भी कुत्ता बालक को देखकर जब भी देखता है तुरंत भाग जाता है। कुत्ते के सीखने की क्रिया किस पर किया होती है, समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एसआर संबंध पाए जाते हैं, किस पर पाए जाते हैं। तो एसआर संबंध, एसआर बॉन्ड का जिक्र हम कर चुके हैं, थार्नडाइक महोदय के सिद्धांत पर जिक्र कर चुके हैं। तो एसआर संबंध जो पाए जाते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत पर पाए जाते हैं। दूसरा एक आता है आरआर तथा एसएस संबंध, दोनों ही विद्यमान होते हैं, किस पर होते हैं। तो आरआर एसएस जो संबंध होते हैं वह आपके थार्नडाइक के सिद्धांतों में विद्यमान होते हैं। अगला दिया गया है, प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम, परिणाम, ये सारे हमारे थार्नडाइक महोदय जी के हैं। ठीक है, तो प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार शब्द आए तो एक ही करना है, वह आपका अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के निवासी थे। जी हाँ, फटाफट बताइए, स्किनर जो है किस देश के निवासी थे, सभी परिचित हैं, जब भी स्किनर का जिक्र आएगा। ठीक है, एंड आपके ईपी पॉलाव महोदय जी रूसी के हैं। थार्नडाइक का जिक्र आता है, थार्नडाइक कहाँ के हैं। देखिए थार्नडाइक और स्किनर दो ऐसे एक मनोवैज्ञानिक जो अमेरिका है, इनके कहाँ के निवासी हैं, थार्नडाइक एंड स्किनर, ये अमेरिकी निवासी हैं, नोट कर लीजिएगा दोनों। एंड संक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, सभी परिचित होंगे, किसकी बात करेंगे, चूहे पर किसने प्रयोग किया, चलिए फटाफट बताइए। चूहे पर किसने प्रयोग किया था, स्किनर ने प्रयोग किया था। संक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत के प्रतिपादक भी आपके स्किनर महोदय जी हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्किनर ने अपना पहला एवं दूसरा प्रयोग किस जीव पर किया, यह भी दिलचस्प क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए अपना पहला प्रयोग, ये भी ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने 2 प्रयोग किए थे। अपना प्रयोग जो है किस पर किया? पहला प्रयोग जो है चूहों पर किया था। दूसरा प्रयोग जो है स्किनर ने किस पर किया? कबूतर पर। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। स्किनर ने दूसरा प्रयोग किस जीव पर किया? कबूतर पर। स्किनर ने पहला एवं प्रथम प्रयोग किस जीव पर किया? चूहे पर। ये दोनों बातें आपको ध्यान देना है। कोहलर किस देश के निवासी थे तथा इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? सभी कमेंट कीजिएगा। तो भैया ध्यानपूर्वक समझिएगा, मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन, सिस्टर्स, ब्रदर्स, टीचर्स, सभी ध्यानपूर्वक सुनेगा। कोहलर किस देश के निवासी थे? सभी बताइए। अभी हमने थांडाई का जिक्र किया, स्किनर का जिक्र किया, ये आपके कहाँ के निवासी? अमेरिकी निवासी हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। लेकिन ईपी पावलोव का जिक्र आया तो रूसी मनोवैज्ञानिक। लेकिन वहीं पर कोहलर अगर पूछा जाता है, कोहलर किस देश के निवासी थे एवं इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, तो ये सभी लोग जान लीजिएगा, कोहलर जो है जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ पर कोहलर का नाम आया? जर्मनी शब्द याद रखिएगा। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? वन मानुस की बात करेंगे, चिंपांजी नामक बंदर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है, जर्मनी और वन मानुस, कोहलर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्किनर का सिद्धांत कौन सा है? स्किनर का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जब भी सक्रिय शब्द देखेगा, जी हाँ, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत जब भी देखेगा, स्किनर महोदय का नाम शुरू पर ही आ जाएगा। स्किनर का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? एक ही जवाब आएगा, क्रियात्मक अनुबंधन या अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? स्किनर महोदय जी ने ही दिया था। अगर प्रश्न आ जाए कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? फटाफट बताइए। कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक ही जवाब होना चाहिए भैया, एक ही जवाब, और वह जवाब है आपका स्किनर। जी हाँ, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके स्किनर महोदय जी। अगला प्रश्न है, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जब हमने आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के 200 प्रश्नों की ऑलरेडी क्लास बना चुके हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, इन स्क्रीन पर हम लगा देंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण सिद्धांतों के 200 प्रश्नों के 200 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रश्न, अगर वो प्रश्न आपने पढ़ लिया तो सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, सारे सिद्धांतों का निचोड़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो नैमित्तिक अनुबंधन पूछा जा रहा है, तो नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नैमित्तिक अनुबंधन को साथियों, अन्य जो नाम है इसका वह आपका क्रिया प्रसूत। जी हाँ, क्या नाम है साथियों? नैमित्तिक अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सूझ, ये वाला सूझ। ठीक है, एक सेकंड, ये वाला झंडे वाला सूझ होना चाहिए। तो कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता विकास भी उतना अधिक होगा। समझ गए होंगे प्रश्न को? कल्पना जितनी अधिक होगी सूझने की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। किसने कहा है? ये और कोई नहीं कहा है, कोहलर ने कहा है। कोहलर ने क्या कहा है कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझने की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होता है, कोहलर महोदय जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, बस ज़्यादा नहीं, 10 से 12 प्रश्न और बचे हुए हैं। चिंपांजी सुल्तान पर किसने या किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? सभी बताइए। जी हाँ, जब भी चिंपांजी सुल्तान बंदर का जिक्र होता है एक ही नाम आता है, कोहलर महोदय की बात करेंगे। कोहलर का प्रयोग जो है सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको कमेंट करना है। 10 से 15 सेकंड आपको हम टाइम दे रहे हैं, आपका माइंड चेक कर रहे हैं, आपके नॉलेज की गहराई देख रहे हैं। कमेंट कीजिए, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, सभी बताइए। हमने उस शब्द का जिक्र भी किया है और वो शब्द सभी लोग समझ गए होंगे, अभी कमेंट आ चुका है। ठीक है, कहते हैं ना, इशारा काफ़ी होता है समझाने का, और एग्जाम में अगर कोई इशारा भी कर दे तो पता है कि 80 से 90% रिजल्ट आने वाला है। कोहलर का प्रयोग सीखने किस सिद्धांत से संबंधित होता है? सूझ के सिद्धांत से संबंधित होता है। एंड सीखने के अंतर्दृष्ट सिद्धांत किसकी देन है, सभी बताइए। एक हिंट आपको दे देता हूँ, सीखने की अंतर्दृष्ट सिद्धांत जो देन है एक ग्रुप की देन है। ठीक है, वह आपको बताना है कौन से ग्रुप की देन है। मनोवैज्ञानिकों की देन है, गेस्टाल्टवादियों की देन है, व्यवहारवादियों की देन है। ठीक है, किसकी देन है? तो सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो देन है आपके गेस्टाल्टवादियों की देन है, नोट कर लीजिएगा।
अंतर्दृष्टि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तत्कालीन ज्ञान क्या कहलाता है? तत्कालिक ज्ञान। जी हाँ, अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तत्कालिक जो ज्ञान कहलाता है, किसके अनुसार है? ये गुड के अनुसार कथन है कि अंतर्दृष्टि या सूझ का वास्तविक जो आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है, किसने कहा है? गुड ने कहा है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि गुड़ जब खाते हैं तो तात्कालिक मीठा मिलता है। तात्कालिक ज्ञान मतलब गुड़ को जिह्वा में रखा नहीं कि मिठास हमें मिल जाती है। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। हल का सिद्धांत। जी हाँ, हमारा जो देश है कृषि प्रधान है, राज्य भी कृषि प्रधान है, और अक्सर अब तो ट्रैक्टर के ज़माना चल रहा है। जब हम बचपन पे थे, कभी हमारे याद भी नहीं है, उस समय जो हल चला करते थे खेतों में, एक चहचहा चिड़िया जो चहकती थी, खेतों पर जुताई होती थी बैल के द्वारा। ठीक है, तो सब लोग एक प्रकार से कह सकते थे ये कि सबलीकरण का जिक्र हो गया, तो हल का सिद्धांत कहलाता है, सबलीकरण का सिद्धांत कहलाता है। एंड अगला प्रश्न है कुर्ट लेविन का सिद्धांत। जी हाँ, कुर्ट लेविन का सिद्धांत या कुर्ट लेविन ने किस सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र। जी हाँ, जब भी संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत का जिक्र आएगा, एक ही नाम आपके जुबान पर होना चाहिए, आपके माइंड पर होना चाहिए, आपके माइंड पे मेमोरी पर सेव होना चाहिए, कुर्ट लेविन। जी हाँ, संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। अगर प्रश्न आता है टालमैन का सिद्धांत। जी हाँ, टालमैन, ये हमेशा टालते रहते हैं, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता बनना है, तो अधिगम को कभी मत टालिएगा। अधिगम सीखने को कभी मत टालिएगा, अधिगम हमेशा सीखते रहिए। तो टालमैन का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है हरलाक के अनुसार जो विकास होता है किस पर होता है? तो हरलाक ने कहा है जो विकास होता है वह गर्भधारण से जन्म काल तक का होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। हरलाक के अनुसार विकास की अवस्थाएं देख लीजिए। गर्भावस्था जो होती है, गर्भधारण से जन्म तक का काल कहा जाता है। नवजात जो अवस्था होती है, जन्म से लेकर 14 दिनों तक जो है नवजात अवस्था कहल जाता है। शैशवावस्था जो होती है 14 दिन से 2 वर्ष तक का काल कहलाता है हरलाक के अनुसार। एंड जो बाल्यावस्था होती है 2 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। एंड जो किशोरावस्था होता है वह 11 से लेकर 21 वर्ष तक का होता है। तो ये पांचों अवस्थाएं, गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये पांचों अवस्थाएं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हरलाक के अनुसार है। काफ़ी बार पूछा जाता है, बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फिर बाद में प्रश्न टफ हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न हमें बनता नहीं है, जो हम पढ़ते नहीं है, वही हमारे लिए टफ हो जाते हैं। ठीक है, जो कुछ हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो उससे हम एक्सेंस लगा लेते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा। अगला दिया कि बाल विकास के गति के सिद्धांत को किसने दिया? जी हाँ, शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी प्रश्न आएगा। जी हाँ, बाल विकास के गति का सिद्धांत। बाल विकास आप पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी पढ़ते हैं, लेकिन बाल विकास के गति के सिद्धांत को देने वाले कौन? तो गति के सिद्धांत को 2 महोदय देने वाले हैं, वो आपके डगलस एंड हॉलैंड। तो बाल विकास की गति के सिद्धांत किसने दिया? अगर जिक्र आता है डगलस और हॉलैंड का नाम ले लीजिएगा। एंड अगला प्रश्न है परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो जब भी संबंध का जिक्र आता है सभी परिचित होंगे, थार्नडाइक महोदय जी का जिक्र आता है। थार्नडाइक एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय जी का जिक्र आता है। जो एस होता है थार्नडाइक महोदय में एसआर थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो एस जो होता है वह होता है स्टिमुलस और आर जो होता है वो होता है रिस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया। संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, सारे आपके थार्नडाइक महोदय जी के। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अव्यक्ति क्षमता का विकास क्या होता है? देखिए साथियों, आयु परिवर्तन के साथ ही बालकों की सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है सीखने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं संयम लेता है और भाषा विकास के अनुसार बालक पहले वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य तथा वाक्य से फिर भाषा सीखता है। तो भाषा विकास की प्रगति जान लेते हैं, किस आयु में कितने शब्द तक हो जाती है प्रगति। तो बच्चे में जन्म 8 माह तक कोई भी शब्द की प्रगति नहीं होती है, 10 माह में लगभग 1 शब्द की, एंड 1 वर्ष में 3 शब्दों की, या कह सकते हैं माता पिता या कुछ ऐसे शब्द बच्चा बोलने लगता है। एंड 1 वर्ष से 3 माह तक 19 शब्दों की हो जाती है। 1 वर्ष से अधिक जो है आपके वह कहलाते हैं 22 शब्दों की बात करेंगे। 1 वर्ष से 6 माह तक यहाँ पे। एंड 1 वर्ष से 9 माह तक में आपका 118 की बात करेंगे, 18 शब्दों की बात करेंगे। 2 वर्ष तक 272 शब्दों की बात करेंगे।
4 वर्ष तक 1150 शब्द, 5 वर्ष तक 2072 शब्द और आपके 6 वर्ष तक 2562 शब्दों की बात करेंगे। भाषा विकास की प्रगति की बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण आपके